हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का 4th चैप्टर कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अकाउंटिंग का कि डिटरमाइन और प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब उसे डिटरमाइन किस तरह से करेंगे कि अकाउंटिंग ईयर में हमें एक साल के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, उसके लिए हम मेनली 2 बेसिस को फॉलो करते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो आइए देखते हैं कि ये होता क्या है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। साथ ही साथ इस वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या है दोनों बेसिस के, वो भी देखेंगे। और इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि लास्ट ईयर इस चैप्टर से कौन कौन से पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पेपरों में आए हुए हैं वो भी देखेंगे। एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि किस तरह से कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पे एंट्रीज की जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आई होप कि आप अगर ये पूरी वीडियो देखते हो कि आपको ये चैप्टर एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम एंट्रीज करते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या होता है? इन दिस सिस्टम ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, जब भी हमें कैश रिसीव होगा तभी हम उसकी एंट्री करेंगे, चाहे हमें रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑन कैश एंड एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड। इसका मतलब है कि इनकम या रेवेन्यू या आय हमारी तब मानी जाएगी जब हमें रिसीव होगी, और एक्सपेंसेज जब माने जाएंगे जब हम इन्हें इनकर्ड कर देंगे या मीन्स पे कर देंगे। ठीक है, दोबारा देखिए दोस्तों, कैश बेसिस क्या कहता है, ये रूल फॉलो करता है। यही कहता है कि जब भी हमें कोई कैश रिसीव होगा या हम कैश पे करेंगे तो हम उसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं, मीन्स उधार कुछ माल बेचते हैं, तो उसकी एंट्री इसके अंदर नहीं की जाएगी तब तक जब तक कि हमें पैसा वहाँ से नहीं मिल जाता। ये रूल यही कहता है कैश बेसिस। तो शॉर्ट में देख लीजिए, रिकॉर्ड रेवेन्यूज मीन्स रेवेन्यूज की कब एंट्री की जाएगी, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब हमें कैश रिसीव होगा। रिकॉर्ड एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज कब लिखे जाएंगे, व्हेन कैश इज पेड, जब भी हमारे पास से कैश जाएगा या हम पेमेंट कर देंगे तो हम उन्हें एक्सपेंसेज मानेंगे। अब इस मेथड में फिर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम रिसीव्ड एंड टोटल एक्सपेंसेज पेड। तो जो भी हमें कैश रिसीव होगी इनकम, उस टोटल इनकम में से जो भी हमने कैश पेमेंट किए होंगे एक्सपेंसेज, उसको घटा दिया जाता है, वो हमारा क्या निकाल देता है, प्रॉफिट निकाल देता है। तो इस मेथड के अंदर या इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे एडवांस होते हैं, प्रीपेड होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। दोस्तों, आई होप कि आपको इनका सबका मतलब पता होगा, वरना एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि ड्यू डेट है हमारी उसकी, लेकिन हमने उसको पे नहीं किया, मीन्स जनवरी में हमें कोई एक्सपेंसेस पे करने थे बट हमने मार्च तक वो पे नहीं किए, तो ये क्या हुए, आउटस्टैंडिंग हुए। लेकिन इसमें इनको नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिस कहता है, ये सिस्टम कहता है कैश बेसिस कि जब हम पेमेंट करेंगे तभी उन्हें लिखेंगे। तो जब हमने मार्च तक अगर पेमेंट नहीं की तो उन्हें नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह इसमें एडवांस प्रीपेड को भी इग्नोर किया जाता है। तो एडवांटेजेस क्या है इसके? इट इज़ अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें ना तो एडवांस की ज़रूरत है निकालने की, ना ही प्रीपेड की। इन दिस मेथड एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकर्ड इनकम इज नॉट मेड। क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी तरह की एडजस्टमेंट नहीं की जाती है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या कोई हमारी अदर इनकम है उनके लिए कोई भी एंट्री नहीं की जाती है, तो इसलिए ये इजी हो जाता है। सेकंड, दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव। ये मोर ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जाता मोस्टली, तो ये इसलिए मोर ऑब्जेक्टिव मानी जाती है। थर्ड इज दिस बेसिस इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन द कैश बेसिस। तो सब थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसका कि ये वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस पे होती है, मीन्स कैश लेन देन होते हैं। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी दुकानें हैं, वो साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कोई ब्यूटी पार्लर है या अदर स्मॉल बिजनेस है जैसे एनजीओज वगैरह, वहाँ पे भी इसको फॉलो किया जाता है इस रूल को। जहाँ पे हमारी क्रेडिट लेन देन नहीं होते, मीन्स जहाँ पे उधार लेन देन नहीं होते, वहाँ पे इस रूल को फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं वो कौन कौन सी जगह होती है। NPO मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, schools, colleges, charitable trust, etc. इन दिस बेसिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसमें सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट्स मीन्स जो भी हमें कैश रिसीव होगा, जो भी हमारी पेमेंट की जाएंगी कैश में, सिर्फ उन्हें ही इस मेथड के अंदर लिखा जाता है।
अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेज है, वो कौन कौन से हैं? इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये जो है हमें एक ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता है। क्यों नहीं देता? बिकॉज इट इग्नोर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देता है। मीन्स हमने जो पहले ही एडवांस में पे कर दिए हैं या हमारे कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अभी तक पे नहीं किए हैं, ये उनके बारे में कुछ नहीं कहता या उनकी एंट्री नहीं करता, इसलिए उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये हमें एक ट्रू और फेयर रिजल्ट शो नहीं करता है। सेकंड इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज बिजनेसेस, इसमें ये जो है हमारे बड़े बिजनेस के लिए कोई सूटेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि लार्ज बिजनेस में हमारे कुछ उधार लेन देन होते हैं, कुछ नगद होते हैं, तो हम इस मेथड में उन्हें इग्नोर किया जाता है, इसलिए ये सूटेबल नहीं है लार्ज बिजनेस के लिए। थर्ड इज इट इज़ लेस रिलायबल एंड अनसाइंटिफिक, ये जो है हमारा इस पे विश्वास कम किया जाता है और ये अवैज्ञानिक भी माना जाता है, अनसाइंटिफिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इट डजंट फॉलो मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें मैचिंग कंसेप्ट जो होती है अकाउंटिंग की उसको फॉलो नहीं किया जाता। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहती है कि जब भी हमारे खर्चे हुए हैं उन्हें तुरंत लिख लिया जाए, खर्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, फ्यूचर एक्सपेंसेस को। फोर्थ इज दिस सिस्टम डज नॉट डिफ्रेंशिएट कैपिटल एंड रिवेन्यू एट टाइम्स, ये जो सिस्टम है हमारा ये नहीं बताता कि कौन सी कैपिटल नेचर की एक्सपेंसेस है या इनकम है और कौन सी रेवेन्यू नेचर की। कैपिटल नेचर की वो होती है जो हमारी जिनमें हमारी बड़ी कैपिटल की ज़रूरत होती है, और रिवेन्यू नेचर की हमारी वो होती है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमें रिसीव होती है। फिफ्थ इज क्या कहता है? इन दिस नो कंट्रोल ऑन असेट्स, क्योंकि इसमें कोई हमारे फ्यूचर से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं की जाती, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, तो इससे असेट्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि असेट्स की कोई एंट्री नहीं की जाती कि हमारे पास फ्यूचर में कितनी असेट्स है, कितनी हमें लेनी है। इनफैक्ट इसमें डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर कर दिया जाता है कि असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन रखता है वो लगता है उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि असेट्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, कि मीन्स असेट्स हमारी चाहे चोरी हो जाए या कुछ भी ऐसा कुछ इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती। सेकंड मेथड पे आ जाते हैं एक्रूअल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस को ही मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। ये रूल जो है बहुत फॉलो होता है। ये जो है 2010 में पूछा भी गया है कि व्हाट इज एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? ये कहता है कि चाहे जब ही हमारी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे तो इन शॉर्ट में अगर हम देखते हैं तो रिकॉर्ड रिवेन्यूज व्हेन इनकम इज अर्न वेदर इनकम रिसीव्ड और नॉट, जब भी इनकम अर्न की जाएगी मीन्स जब भी हमने कमा लिया है तभी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, चाहे इनकम हमें उस टाइम रिसीव हो या ना हो। होता है ना कभी कभी हमने कहीं पे काम किया लेकिन अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, लेकिन हमने काम किया तो उसे उसी टाइम इसमें रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। जबकि कैश बेसिस कहता है कि जब हमें कैश मिलेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड वेदर अमाउंट आर पेड और नॉट, जब भी एक्सपेंसेस हो जाएगा मीन्स जब हमने कोई खर्चा कर दिया हो उसे तभी मान लिया जाएगा, चाहे हमने अमाउंट पे किया है या नहीं किया है। अब इसके फ़ायदे क्या है? देखो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक हमारा आया हुआ है 2010 में दिल्ली के अंदर। एडवांटेजेस क्या है? सोज करेक्ट रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है हमारा प्रॉफिट और लॉस का करेक्ट रिजल्ट शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर आइटम को लिखा जाता है। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग मीन्स हमारे जितने भी खर्चे होते हैं, एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, सबको रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए प्रॉफिट और लॉस का ट्रू रिजल्ट शो करता है हमें। सेकेंड इट इज़ मोर साइंटिफिक। क्यों? क्योंकि इसमें कोई किसी एंट्री को छोड़ा नहीं जाता, इसलिए ये मोर साइंटिफिक है, इसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट रहता है हमारा इट शोज कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी फाइनेंशियल स्थिति क्या है बिजनेस की वो पूरी शो करता है, क्योंकि ट्रू प्रॉफिट लॉस बताता है तो उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल सिचुएशन भी सही बताता है। क्यों? क्योंकि इसमें असेट्स के पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ये उसे भी बताता है। उससे क्या होता है कि हमारी असेट्स जो है उनकी जो रियल वैल्यू है वो शो होती है बैलेंस शीट के अंदर। तो इसमें बैलेंस शीट
अच्छी बैलेंस शीट से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, तो इसके अंदर इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। इसके साथ साथ जो हमारी एडवांस प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी होती है उन्हें भी हमारे बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाता है, इसलिए ये और P&L में लिखा जाता है। तो प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन एक्यूरेट पता चलती है हमें इस मेथड के अंदर। फोर्थ क्या कहता है, इट हैज़ वाइड एक्सेप्टेबिलिटी बिकॉज इट रिफ्लेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी जो है वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है, मीन्स ये हर किसी के द्वारा एक्सेप्टेबल है, इसे कोई मना नहीं कर सकता कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स जो है गलत है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल माना जाता है क्योंकि इसमें सारे रूल्स को फॉलो किया जाता है। फिफ्थ इज इट इज़ एक्सेप्टेबल बाय कंपनी लॉ 2013, जो हमारे लॉ 2013 है उसके अंदर भी इसी को तवज्जो दी गई है, इसी को इम्पोर्टेंस दी गई है, ये उसी के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज माना गया है। अब इसके भी डिसएडवांटेजेस है, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज दिस सिस्टम इज नॉट सिंपल एज कैश बेसिस। ये कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कैश बेसिस पे सिर्फ हमें कैश ट्रांजैक्शंस को लिखना था, कैश जितना आया और जितना गया। बट इस सिस्टम में क्या है, इसमें हमारे एडजस्टमेंट करनी होती हैं, जो कि वही कर सकता है जिसको अकाउंट्स की नॉलेज हो। जबकि कैश बेसिस के अंदर कौन कर सकता है, जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी हमारा कैश बेसिस का रिकॉर्ड रख सकता है। तो ये सिस्टम इसलिए ईजी नहीं माना जाता क्योंकि इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, इसलिए ये थोड़ा टफ पड़ जाता है कैश बेसिस की अकॉर्डिंग। सेकेंड इज ए क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैनी एडजस्टमेंट। इसमें हम क्विक अप्रेजल या क्विक रिजल्ट नहीं बता सकते प्रॉफिट और लॉस का। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है और जब तक एडजस्टमेंट नहीं हो जाती तब तक प्रॉफिट और लॉस हम नहीं बता सकते। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए इसमें पूरा प्रोसीजर यूज किया जाता है, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट। तो ये एक तरह से जब भी हमें जरूरत होगी तुरंत रिजल्ट शो नहीं करता, जबकि कैश बेसिस पे तुरंत दे देते हैं। कैश टोटल करो लेस हमारी कैश पेमेंट्स को टोटल करो माइनस करो, हमें तुरंत पता चल सकता है कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। आइए दोस्तों, अब हम एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, इन 2017 एंड 18 अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ 3,90,000 रुपीज़। सेशन चल रहा है हमारा 17 और 18 का। अशोक ने कैश सेल की है 390 की एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,60,000, और उसने उधार जो बेचा है क्रेडिट सेल्स की है 1,60,000 की। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 2,70,000। उसके जो एक्सपेंसेस है साल में 270 है, आउट ऑफ विच रुपीज़ 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। 80,000 ऐसे है जो अभी तक पे नहीं किए हैं, मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 80,000। फाइंड आउट अशोक इनकम फॉर 17-18 ऑन द कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। दोनों बेसिस हम इसी के क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। तो उसने बोला है कि इनकम, इसकी इनकम बताइए, अशोक की इनकम कितनी है। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन करते हैं ऑन कैश बेसिस। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग इनकम एंड रेवेन्यू ऑफ द ईयर कैश सेल्स कितनी हुई हमारी 390 की, क्योंकि हमने पढ़ा कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा। ये तो क्रेडिट सेल्स है, मीन्स हमें कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो कितनी हुई कैश, हमें कितना आया हमारे पास 390 रुपीज़ लेस एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कैश पेड, हमने जो कैश पे किए टोटल एक्सपेंसेस उसने बताया 270 थे, जिसमें से 80,000 स्टिल वी पेड। टू वी पेड मीन्स अभी तक आउटस्टैंडिंग है 80,000 रुपये। तो 270 माइनस में 80,000 कितने हो गए 1,90,000, जो कि उसने कैश पेमेंट कर दी। तो इनकम कितने की हुई हमारी 390 माइनस में 190 इक्वल टू आ गए 2 लाख रुपीज़ की उसकी इनकम हुई कैश बेसिस के आधार पर, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो। अब हम देखते हैं नोट, देखिए इसमें हमने क्या क्या स्किप कर दिया, क्या क्या छोड़ दिया। क्रेडिट सेल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल नॉट रिटर्न इन कैश बेसिस सिस्टम। जो भी हमारी क्रेडिट सेल्स थी जो कि थी 160,000 की एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 80,000 को, उसको इस सिस्टम में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो कैश नहीं थे। सेकंड देखो ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, वो कहता है कि जब भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी तुरंत उसे लिख लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, चाहे हमें कैश रिसीव हो और चाहे ना हो। तो इसमें हमें इनकम क्या हुई टोटल सेल्स, चाहे कैश है या क्रेडिट है। तो सेल्स हमारी टोटल थी, कैश थी 390 की प्लस 160, क्रेडिट सेल्स टोटल हो गई हमारी 5,50,000 लेस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस थे हमारे 270,000
चाहे अनपेड है मीन्स आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्या निकालेंगे टोटल, तो वो हो गए 2,70,000। नेट इनकम हो गई हमारी 2,80,000 मीन्स 8,50,000 में से 270 को हमने लेस कर दिया, कितने हो गई 280। तो देखो दोस्तों दोनों में कितना अंतर है, हमारा कैश बेसिस बताता है कि 2 लाख की इनकम है जबकि एक्रूअल बेसिस बताता है 280 की। तो मैन हमारी जो कौन सी मानी जाएगी 280 वाली, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी स्किप नहीं किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जो कैश बेसिस है वो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, जबकि जो एक्रूअल बेसिस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है, इसके साथ साथ बैलेंस P&L सारा कुछ बनाता है। तो ये रूल जो है हमारा सब कुछ फॉलो करता है। फोर्थ, अब हम आ जाते हैं इनके डिफरेंस के ऊपर। तो डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस, दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये आया हुआ है कम से कम 4 बार, दिल्ली 2012 में, 7 में, MSc चंडीगढ़ के अंदर आया हुआ है, फिर HBSC में हरियाणा बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस। अब आपको शायद डिफरेंस समझ आ गया होगा, अगर आपने मीनिंग ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा। तो एक बार रिकैप देख लेते हैं, मीन्स एक बार जल्दी से रिवीजन देख लेते हैं कि क्या है इनके बीच में डिफरेंस। तो बेसिस हमारा रिकॉर्डिंग, कि हम कौन सा कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं या कौन कौन सी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, बोथ कैश और क्रेडिट, मीन्स चाहे हमारा कैश ट्रांजैक्शन है या हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, दोनों को इसके अंदर लिखा जाता है। जबकि कैश बेसिस कहता है ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, कि सिर्फ जो हमारी कैश ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें ही लिखा जाएगा। सेकंड, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्रूड, प्रीपेड रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उसके साथ बाद फिर वो लिखे जाते हैं एक्रूड इनकम लिखी जाती है बैलेंस शीट के अंदर। कौन से मेथड में, एक्रूअल बेसिस पे। दोस्तों एक्रूअल इनकम क्या होती है, मीन्स हमने कमा ली बट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई, वो होती है एक्रूअल इनकम, एक्र्ड इनकम सॉरी। और हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, मीन्स हमारी ड्यू डेट थी बट हमने अभी तक पे नहीं किए, वो आउटस्टैंडिंग होते हैं। प्रीपेड हमने पहले ही पे कर दिया, एडवांस में अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो वो प्रीपेड कहलाते हैं। तो कैश बेसिस में इसको इग्नोर कर दिया जाता है, इन्हें नहीं लिखा जाता। लेकिन एक्रूअल बेसिस में इन्हें लिखा जाता है, कहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर, और साथ ही साथ इन्हें बैलेंस शीट के अंदर भी लिखा जाता है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर भी इन्हें लिखा जाता है। थर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारे ये बेसिस है एक्रूअल बेसिस, इसमें इट एसर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताता है। जबकि कैश बेसिस है इट इज़ नॉट एसर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, इसके अंदर हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलता। क्यों, क्योंकि ये एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देता है। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है टेक्निकल नॉलेज, जो हमारा एक्रूअल बेसिस है इसके लिए हमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि फॉर मैनी एडजस्टमेंट्स, जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन काउंट करना है, अगर आप किसी को आता होगा डेप्रिसिएशन निकालना, मीन्स अगर उसे मेथड पता होंगे डेप्रिसिएशन निकालने के तो ही डेप्रिसिएशन निकाल पाएगा। तो इसके लिए क्या होगी, हमें टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है, जैसे कि एक अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, 12th क्लियर होनी ज़रूरी है, तभी कोई अकाउंट्स का काम कर पाएगा। बट कैश बेसिस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज, इसके लिए हमें टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए जैसे कोई दुकान है, गांव में कोई होती है, जैसे ये परचूने की दुकान होती है, इस पे भी हम ये बिजनेस कर सकते हैं। कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होता है कि कितना हमारा कैश बिका, मतलब कैश गया, कैश आया, इस तरह से। तो वहाँ पे मोस्टली ये फॉलो होता है। एक्रूअल बेसिस को भी कुछ हद तक वहाँ फॉलो किया जाता है, क्रेडिट्स होते हैं, बट जो ज़्यादा यूज मतलब टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत किस में ज़्यादा है, एक्रूअल बेसिस में। फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है लीगल पोजीशन, इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय कंपनी एक्ट 2013। जो हमारा एक्रूअल बेसिस है वो रिकॉग्नाइज है, मीन्स एक तरह से मान्य है 2013 लॉ के अकॉर्डिंग। बट कैश बेसिस जो है हमारा रिकॉग्नाइज नहीं है, एक तरह से मान्य नहीं है। 6 पॉइंट कहता है एक्सेप्टेबिलिटी, तो जो हमारा एक्रूअल बेसिस है इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल, मीन्स हर कंपनी में, हर बिजनेस में, हर पार्टनरशिप में ये एक्सेप्टेबल है। आप कहीं पे भी इसे यूज़ करते हो ये एक्सेप्टेड होगा, कोर्ट के द्वारा भी और लॉ के द्वारा भी। तो ये मोर एक्सेप्टेबल है, जबकि ये इट इज़ लेस एक्सेप्टेबल, ये सिर्फ कहीं कहीं पे एक्सेप्टेबल है जहाँ पे हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, मोस्टली वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। इसके साथ साथ स्मॉल बिजनेसेस में, स्मॉल स्केल जो बिजनेस होते हैं उनमें एक्सेप्टेबल होती है। इसके साथ साथ जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स मोस्टली होती है वहाँ पे ये एक्सेप्टेबल होती है। जबकि सूटेबिलिटी
जो हमारा एक्रोरियल बेसिस है वो लार्ज स्केल के लिए सूटेबल है, जबकि ये स्मॉल स्केल के लिए सूटेबल है, जहाँ पर कि सारी ट्रांजैक्शन कैश में होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्रोल बेसिस क्या होता है और कैश बेसिस क्या होता है। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, पुट अप इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे हम 11th और 12th की सिर्फ अकाउंट्स करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से विद प्रैक्टिकल। और लास्ट ईयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वो सारे सॉल्व करेंगे। कम से कम 5 या 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, हरियाणा बोर्ड के और CBSE बोर्ड के। तो प्लीज़ गाइज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। थैंक यू।